आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही इस बात पर विश्वास करेंगी कि हार्ड मास का बना हुआ एक ऐसा पुतला भी कभी इस धरती पर विचरण करता था। और आप देखेंगे किसके बारे में कहा था। महात्मा गांधी के बारे में कहा था, गांधी जी के बारे में कहा था आइंस्टाइन ने। तो आज लोग समझ गए होंगे आप लोग कि आज हम लोग गांधी जी के बारे में बात करने वाले हैं और इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। इनका पारिवारिक बैकग्राउंड देखेंगे, इनकी शिक्षा के बारे में भी बात करेंगे और इनका जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो भूमिका रही है, देश को आज़ाद कराने में जो इनकी भूमिका रही है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और इनसे जुड़े हुए कुछ विवाद भी हैं, उन विवादों को भी हम लोग देखेंगे। लेकिन आप सभी जानते भी हैं, कई लोग आप देखते हैं कि इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करते रहते हैं कि इनका आज़ादी में, हमारे भारत की आज़ादी में कोई योगदान नहीं है, क्योंकि किसी को भरोसा ही नहीं होता है। इस तरह के जो लोग हैं, कट्टर सोच रखते हैं, या आप देखिए कि इन्हें बिल्कुल एक तरह से नकारते हैं गांधी जी की जो भी इनका काम रहा है। कि इस तरह का कोई व्यक्ति आप देखिए कि धरती पर हुआ होगा जिसने अपना डंडे से अंग्रेजों को भगा दिया होगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, देखिए, कि भारत में जो भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, सभी का योगदान भारत की आज़ादी में रहा है। किसी के योगदान को आप लोग नकार नहीं सकते हैं, चाहे वो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हों, या आप देखिए आपके महात्मा गांधी साहब हों, या आप देखिए आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, या आप देखिए कि आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, या आप देखिए भीमराव अम्बेडकर हों। इस तरह के तमाम आप देखिए नेताओं और एक तरह से आपके स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से हम लोग आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। और आज हमारे ऊपर किसी का कोई शासन नहीं है, हम लोग एक स्वतंत्र देश में रह रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग। एक कुछ पिक्चर्स आप लोग देख लीजिए, उनके बाद उसके बाद हम लोग बात करते हैं। और आपको बता दूं कि क्या रहता था कि उस समय आप लोगों ने देखा होगा बचपन से, मैं अगर आप लोग गांव की तरफ रहते थे तो आपने देखा होगा कि आपकी तरफ अगर कोई हवाई जहाज आता था, एरोप्लेन निकलता था, तो गांव के बच्चे उसे देखने जाते थे कि होता कैसा है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब गांधी जी कहीं घूमने जाते थे, किसी आंदोलन में भाग लेने जाते थे, तो लोग उन्हें देखने आते थे कि गांधी जी आखिर देखते कैसे हैं कैसे। और जब ये भारत लौटते हैं तो इनके राजनीतिक गुरु गोपाल, कौन, गोपाल कृष्ण गोखले ने इनसे कहा कि आप लोग घूमिए, पहले आप देखिए, पूरे देश को घूम के जाइए। तभी आपने देखा है कि गांधी जी ने पूरे देश में एक तरह से यात्रा की, लोगों से जुड़ने की कोशिश की। तब आप देखिए एक सर्वसामान्य एक तरह से नेता बने। ये गांधी जी आपको दिख रहे हैं, देख लीजिए गांधी जी की पिक्चर। ये आप देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, ये आप देख लीजिए और आपको देखने को मिल रहा होगा। चलिए अब हम लोग गांधी जी के बारे में बात करते हैं, इनके जन्म के बारे में बात करते हैं कि इनके गांधी जी के बारे में। तो इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। इन्हें आप लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू के नाम से जानते हैं। और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर काठियावाड़, भारत का प्रांत था, वहाँ हुआ था। ये आज के समय में गुजरात में पड़ता है। एक बार आप लोग गुजरात को देख लीजिए, ये आप देखें गुजरात है, गांधीनगर इसकी राजधानी है। तो यही इनका जन्म हुआ था। इनके पिता की बात करें तो करमचंद गांधी इनके पिता का नाम, पुतलीबाई इनकी माता का नाम, और पत्नी की बात करें तो कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी का नाम था। इनके बच्चों की बात करें तो हरिलाल मोहनदास गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी, देवदास गांधी इनके 4 बेटे थे। विद्यालय की बात करें तो राजकोट में एक स्थानीय स्कूल से अपनी शुरुआती शिक्षा लेते हैं, फिर अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से अपनी शिक्षा आगे की लेते हैं। अहमदाबाद में हाई स्कूल में पढ़ाई भी करते हैं। आगे चल के सामल दास कॉलेज भावनगर, राज्य अब जिला भावनगर गुजरात में पड़ता है, यहाँ से अपनी ये शिक्षा पूरी करते हैं आगे की। इनर टेम्पल लंदन से भी पढ़ाई करते हैं। यूसीएल फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से अपनी कानून की शिक्षा लेते हैं।
और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कानून में एक तरह से आपके ये बैरिस्टर हासिल किए हुए थे, वकील कह लीजिए आप लोग। इनके व्यवसाय की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि राजनीतिज्ञ थे, वकील थे, शांति दूत और दार्शनिक थे। क्या थे? दार्शनिक थे। और आप सभी जानते हैं कि देखिए उस समय कम ही उम्र में शादी कर दी जाती। तो महात्मा गांधी भी इसका शिकार हुए। महात्मा गांधी का विवाह 13 वर्ष की आयु में बाल अवस्था में करा दी गई थी और उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। और उनकी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु स्वभाव से सीधी, स्वतंत्र, मेहनती और कम बोलने वाली थी। बचपन में ही महात्मा गांधी को देश प्रेम की ललक जग उठती है। हालांकि उनको बचपन में स्वराज शब्द का मतलब तक पता नहीं था, मगर स्वतंत्रता क्या होती है इससे वे भली भांति परिचित थे। फिर आप देखेंगे लंदन में बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए मोहनदास 1888 में मुंबई बंदरगाह से लंदन के लिए रवाना होते हैं। शुरू में उन्हें विदेश में कुछ मूलभूत जरूरतों और वहाँ के रहन सहन को अपनाने के लिए काफ़ी जहद करनी पड़ती है। चूंकि उन्होंने अपनी माता से यह प्रतिज्ञा की थी कि वह मांसाहार और मदिरा से दूर रहेंगे, और जिस कारण उन्हें कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा की अधिक समझ नहीं थी, और आप लोग समझ सकते हैं कि अपनी स्थिति को समझ लीजिए। कारण बोलचाल में भी काफ़ी परेशानी होती थी। और आप लोग विदेश जाते हैं तो आप देखिए हमारे देश में मांस की बात होती है, मदिरा पीने की बात मनाही होती है, लेकिन विदेश में अधिकतर लोग खाते पीते हैं। ठीक है। काफ़ी जहद के बाद उन्हें एक शाकाहारी भोजनालय में तो मिल गया, परंतु उसके लिए उन्हें मीलों पैदल चलकर दूर जाना पड़ता था। और विदेश में रहकर उन्होंने अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा को सीखा, और फ्रेंच यूरोप की राष्ट्रभाषा थी और आम बोलचाल में इसका बहुत अधिक प्रयोग होता था। उन्होंने एक विदेशी मित्र के कहने पर भगवत गीता का पाठ किया, और जिसका उन पर बहुत गहन असर पड़ा, और भगवत गीता उनके लिए सर्वोत्तम ग्रंथ बन गया। इसके अलावा उन्होंने अर्नाल्ड की बुद्ध चरित द लाइट ऑफ एशिया पढ़ी, जिसमें उनकी काफ़ी रुचि हुई, और उनकी मुलाकात वहाँ पर एक एनी बेसेंट से हुई, जिन्होंने हाल ही में थियोसॉफिकल सोसाइटी ज्वाइन की थी। और भगवत गीता, बुद्ध चरित और आप देखेंगे बाइबल पुस्तक पढ़ने के बाद उनका मन धर्म के प्रति काफ़ी मोहित हुआ। उनको यह समझ में आ गया कि त्याग ही असल धर्म है। फिर भारत वापसी होती है। कहाँ से? आप देखिए एक तरह से आप सभी जानते हैं कि कानून की पढ़ाई करके 10 जून 1891 को वारिस्टर की परीक्षा पास कर महात्मा गांधी बारिस्टर या बैरिस्टर कहलाए। और भारत वापसी की जब भारत पहुंचे तब पता चला कि उनकी माता पुतलीबाई का स्वर्गवास हो चुका है, यानी कि वो धरती से चल बसे। यह बात उनके बड़े भाई ने उनसे बताई, और भारत आने के बाद कुछ समझ ना आया तो वे मुंबई वकालत करने के लिए चले जाते हैं। और आप देखेंगे वह कुछ दिन तक वकालत की, लेकिन बात ना बन पाई तो उन्होंने शिक्षक बनने का निश्चय किया, परंतु किन्हीं कारणवश वह भी बात ना बन पा सकी, तो अंत में उन्हें वापस अपने घर राजकोट में आना पड़ता। फिर आप देखेंगे अफ्रीका की यात्रा होती है। ये बात है 1893 की। गांधी जी को एक केस के सिलसिले में अफ्रीका जाने का न्योता मिलता है, जो किसी रईस सेठ का था, और जिसे वह कुछ दिन पहले रहने के बाद उन्होंने आपसी सुलह से मामला निपटवा दिया था। वह पहले भारतीय थे जो वह वहाँ गए थे, उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, और वहाँ उन्हें नस्ली भेदभाव का सामना करना पड़ा। भारतीय को वह वहाँ पर छोटा समझा जाता था। उन्हें ट्रेन में पहली क्लास में बैठकर सफ़र करने की मंजूरी नहीं थी। इसके अलावा अच्छे होटल में भी भारतीय लोग नहीं रोक सकते थे। वहाँ उनके साथ रेल यात्रा करते समय एक घटना हुई तो गांधी जी के जीवन में अहम भूमिका मोड़ ला दिया। गांधी जी स्किन का कलर, यानी कि आप देखिए स्किन का, यानी कि अपनी जो त्वचा है, इसका कलर काला होने के कारण एक अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें फर्स्ट क्लास डिब्बे से निकाल दिया था। और आप समझ सकते हैं कि देखो उस समय हमारे पास स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं थी, स्वतंत्र सरकार नहीं थी, पुलिस व्यवस्था स्वतंत्र नहीं थी कि आपके साथ कोई भेदभाव होता है तो आप लोग जाकर शिकायत दर्ज कर पाएं। और आप देखिए कितना भेदभाव होता था। और आप लोग सोच सकते हैं कि आज आप देखिए सब कुछ होने के बाद भी अगर भेदभाव हो रहा है तो 1947 के पहले क्या स्थिति रही होगी, समझ सकते हैं। वहां पर उन्होंने उपनिवेशों में कार्य करे भारतीयों के ऊपर अत्याचार देखा ना गया। उन्होंने भारतीय मताधिकार प्रतिबंधक कानून के प्रति अपनी अरुचि दिखाई, जिस हेतु उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस नामक संस्था की स्थापना की। और दक्षिण अफ्रीका में भारतवासियों को प्रति नस्ली भेदभाव और सामाजिक
और राजनीतिक अधिकारों का दमन उनसे देखा नहीं गया। और 1906 में उन्होंने अयोग्य आंदोलन चलाया, और जिसे सत्याग्रह आंदोलन के नाम से भी आप लोग जानते हैं। अब उन्हें यह ज्ञात हो चुका था कि शांतिप्रिय तरीके से भी शत्रुओं से अपनी मानने के लिए मजबूर किया जा सकता है। और आप सभी जानते हैं कि अहिंसा की बात करते थे गांधी जी। उन्होंने अपने जीवन के अनमोल 21 वर्ष अफ्रीका में ही बिताए, जहां पर उन्होंने राजनीतिक, कानूनी और नेतृत्व का गहन अनुभव प्राप्त किया। और जब वह भारत आए तो उन्होंने हरी पुस्तिका नाम से एक पुस्तक लिखी, जिसमें दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों की स्थिति का चित्रण भी किया इस पुस्तक में। और आप देखेंगे महात्मा गांधी का भारत आने के बाद अगर हम लोग स्वतंत्रता संग्राम में इनकी भूमिका की बात करें, आप देखेंगे कि गांधी जी जनवरी 1915 में अफ्रीका से भारत लौटते हैं। और आप लोगों ने प्रवासी दिवस सुना होगा, इसी जनवरी में आप देखते हैं, इसी वजह से प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि बाल कृष्ण गोखले पहले ही गांधी जी से अफ्रीका में मिल चुके थे, और भारत लौटने के बाद भारतवासियों को यह विश्वास दिला चुके थे कि गांधी एक बलिदानी और संघर्षशील आंदोलनकारी नेता के समस्त गुण हैं। किसके अंदर? गांधी जी के अंदर। इस साउथ अफ्रीका की बात हो रही है। और गांधी जी के लौटने पर भारतवासियों ने बहुत ही उत्सुकता से उनका स्वागत किया, और यह कहा जाता है कि भारत लौटने के बाद उन्होंने किसी भी स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उनका मानना था कि किसी भी आंदोलन में हिस्सा लेने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जांच लेने के बाद ही उसमें सक्रिय रूप से प्रतिभाग किया जा सकता है, यानी कि भाग लिया जा सकता है। उसके बाद आप देखेंगे गांधी जी ने समस्त भारत का भ्रमण करने का निश्चित किया। और आप लोगों को अगर आज के समय में भी राजनीति करनी है तो आप लोगों को ये अच्छी सीख है, गांधी जी से सीख ले सकते हैं कि आप पूरे भारत की यात्रा कर सकते हैं, लोगों की नज़रों में आ सकते हैं और लोगों के मुद्दे उठा सकते हैं, और इससे आपको काफ़ी राजनीति में सफलता भी मिलेगी। वे ज़मीन से जुड़े लोगों की समस्याओं का आकलन कर सकें और समझ सकें कि गुलामी या फिर आज़ादी यानी स्वतंत्रता, स्वराज का उन पर क्या असर पड़ेगा। क्योंकि गांधी जी का मानना था कि भारत को सही मायने में स्वतंत्रता तभी मिल जाएगी जब उसका लाभ सबसे निचले स्तर के व्यक्ति तक भी पहुंच जाए। और अपने भारत भ्रमण के दौरान गांधी जी ने कई स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, उन्हें सफल भी बनाया है। और सबसे पहले चंपारण का आंदोलन देख लीजिए, ये 1917 की बात है। अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तब तो आप लोगों को इतिहास कंठस्थ होगा याद। तो आप देखेंगे गांधी जी का भारत में पहला और अहिंसक आंदोलन या सत्याग्रह बिहार में चंपारण का था। राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर गांधी जी चंपारण जाते हैं। इस आंदोलन के जरिए 3 कठिया प्रणाली का विरोध किया, और इस प्रणाली में किसानों को 1/3 हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी, और नील की खेती के बाद वह भूमि बंजर हो जाती थी, और इसका विरोध आंदोलन चलाया जा रहा था किसानों के द्वारा। इसे भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहा जाता है। उस सत्याग्रह की जीत के बाद गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। एक क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है कि महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जो आपका ये सत्याग्रह जब सफल हुआ ना चंपारण का, उसके बाद ही ये उपाधि दी गई थी। फिर आप देखेंगे 1918 में खेड़ा किसान आंदोलन होता है। सन 1918 में भयंकर अकाल पड़ता है, फिर भी अंग्रेज किसानों से अत्यधिक लगान शुरू कर देते हैं, यानी कि टैक्स कह दीजिए आप लोग। और किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी, और किसानों को लगान मुक्त कराने के लिए गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया, और जिसे खेड़ा गुजरात आंदोलन कहा गया। और इस आंदोलन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी, राष्ट्रपिता कहा था, तो ये भी याद रखिएगा। फिर आप देखिए 1918 में मिल मजदूरों के साथ भूख हड़ताल। सन 1918 में अहमदाबाद में मिल मालिकों के अत्याचारों से मजदूर परेशान थे। उन्हें कम वेतन में अधिक काम करवाया जाता था। मिल मजदूरों की वेतन बढ़ोतरी करने के लिए गांधी जी ने मजदूरों के साथ भूख हड़ताल की, और अंत में मिल मालिकों को मजदूरों की सभी मांगें स्वीकार करनी पड़ी। और इस आंदोलन से गांधी जी ने अब तक भारतीय जनमानस में अपनी लोकप्रियता और पहचान बना ली थी। अब आप देखिए कोई आंदोलन आप कर रहे हैं और लगातार 3 आंदोलन में अगर आप सफल हो रहे हैं तो लोगों की निगाहें आप पर जरूर पड़ेंगी कि ये कैसा व्यक्ति है जो हर आंदोलन में भाग लेता है
और वो आंदोलन सफल हो जाता है। फिर आप देखेंगे खिलाफत आंदोलन होता है, ये 1919 की घटना है। यह आंदोलन मुस्लिमों द्वारा तुर्की के खलीफा को पुनः सत्ता में लाने के लिए किया गया था और गांधी जी ने इसका समर्थन कर आंदोलन का नेतृत्व किया और इसके पीछे का उद्देश्य था कि गांधी जी भारत की स्वतंत्रता में मुस्लिमों का सहयोग चाहते थे, क्योंकि आप सभी जानिए कि इस समय तक मुस्लिम और हिंदुओं के बीच खाई फटनी शुरू हो गई थी और इस खाई को एक तरह से आप देखिए हटाने का एक ही टाइम था, एक तरह से आप कह सकते हैं कि गांधी जी इसमें सहयोग करें और मुस्लिमों को एक तरह से मुस्लिमों का भरोसा जीतें, और वो काम किया भी गांधी जी ने। असहयोग आंदोलन 1920 का, ये आप देखेंगे सन 1920 में भारत में रॉलेट एक्ट पारित किया गया और इस कानून में किसी भी भारतीय को बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील के सीधे जेल में डालने का प्रावधान था और भारतीयों ने इसे काले कानून की संज्ञा दी थी। यानी कि आप समझ रहे हैं, आपको कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था, आपको कहीं भी जेल में डाल दिया जाए और आप देखिए आप किसी वकील की मदद नहीं ले सकते थे। ऐसा एक कानून लाया गया था। रॉलेट एक्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में गांधी जी ने एक व्यापक आंदोलन शुरू किया और जिसमें भारतीयों ने अंग्रेजों की प्रति और सहयोग की नीति अपनाई और अंत में इस आंदोलन ने अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश में चोरी चौरा नामक स्थान पर एक हिंसक घटना हो जाती है और आप देखेंगे जिसका नाम है चोरी चौरा कांड। ये 5 फरवरी 1922 की घटना है और क्रांतिकारियों की शांतिपूर्ण रैली में अचानक हिंसा की ज्वाला भड़क उठती है और क्रांतिकारियों ने एक पुलिस चौकी को आग लगा दी और इसमें कई पुलिसकर्मी मारे गए। चोरी चौरा घटना के बाद 11 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन निरस्त कर दिया, क्योंकि गांधी जी हिंसक आंदोलन के खिलाफ थे और आप देखेंगे कि इससे इस समय भी गांधी जी की आलोचना की गई कई नेताओं के द्वारा। ठीक है, और गांधी जी का देखिए ऐसा मानना था कि हम लोग भी अगर हिंसक तरीके से अपना आंदोलन चलाते हैं, विरोध करते हैं, तो 1 मिनट में आप देखिए कि वो हमें ख़त्म कर देंगे, हमारे आंदोलन को दबा देंगे। जैसे अभी भी आप देखिए कि हमारे देश में अगर कोई शांति प्रिय आंदोलन चलता है तो वो सफल हो जाता है, और वहीं आप देखिए हिंसक तरीके से अगर आंदोलन खड़ा होगा तो हमारे यहाँ आप सभी जानते हैं कि सेनाएं, हमारी जो भी व्यवस्था है, वो 1 मिनट में उस आंदोलन को ख़त्म करवा देंगी। और इसीलिए आप देखिए कि अभी हाल ही में किसान आंदोलन हुआ था, शांतिपूर्वक तरीके से चला और सरकार को घुटने टेकने पड़े और तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। उसमें सही था या गलत था ये अलग डिबेट है, लेकिन आप देखिए किसानों के शांति प्रिय आंदोलन के आगे सरकार को झुकना पड़ा। फिर आप देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की बात है। गांधी जी लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांगे प्रस्तुत की और जिसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग भी थी, लेकिन लॉर्ड इरविन ने इसे नजरअंदाज कर खारिज कर दिया। इसके बाद गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया और इसका मतलब कि विनम्रता के साथ अंग्रेजों की अवहेलना करना था। और फिर आप देखेंगे नमक सत्याग्रह दांडी मार्च 1930। नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक भाग था। इसमें गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की और जिसमें गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ 349 किलोमीटर की यात्रा 24 दिन में पूरी की। और आप देखेंगे 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और नमक चक्कर नमक कानून तोड़ा। इसके बाद 5 मई 1931 को गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता होता है, जिसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया जाता है। अब आप में से कई लोग होंगे जो ये सवाल भी उठाएंगे कि आखिर नमक क्यों चुना गया था। तो आप सभी जानते हैं कि नमक किसी धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है, सबके लिए उतना ही लोकप्रिय है। आपको भी जरूरत पड़ती है किसी भी धर्म के हो तो कॉमन एक तरह से। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, और यह गांधी जी द्वारा किया गया अंतिम और सबसे बड़ा आंदोलन था। इस आंदोलन में पूरे देश ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जगह जगह पर गली मोहल्लों में जुलूस व रैली निकाली गई। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 8 अगस्त 1942 को हुई थी। इसे आप लोग अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और इसी आंदोलन के चलते गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी लगाया। भारत छोड़ो आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य था कि भारत को तत्काल आज़ाद कराना, और अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो लाइन चलाकर गांधी जी को गिरफ्तार कर दिया है और जेल में रहते हुए गांधी जी को मलेरिया हो गया था। इस कारण बाद में रिहा कर दिया गया और करीब 1 वर्ष बाद पश्चात अंग्रेजों ने आंदोलन को दबा दिया था। क्या कर दिया था? दबा दिया था। अब फिर आप सभी जानते हैं कि अंग्रेज भी समझ चुके थे
कि अब भारत में रुकना बड़ा मुश्किल है उनके लिए ठहर पाना। तो आज़ादी और भारत का बंटवारा, क्रांतिकारियों के अभूतपूर्व प्रयासों से आखिरकार देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। और मैं आज भी कहता हूँ, हमें और आपको और आज की आने वाले जो समय की पीढ़ी है ना, और आने वाली जो पीढ़ी रहेगी, इन्हें इस आज़ादी का महत्व मालूम नहीं है। वो कहते हैं ना कि जो हमें चीज़ आसानी से मिल जाती है उसका हमें महत्व नहीं होता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो वही हाल है। वरना आप सोचिए, ये आज़ादी दिलाने के लिए हमारे कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने कितना कष्ट सहा, कितनी यातनाएं सहनी पड़ी, और कितने आरोप प्रत्यारोप सहने पड़े, और कितनों ने अपनी जान दी, शहीद होना पड़ा। देश में चारों ओर खुशहाली का माहौल था। इसी बीच भारत पाकिस्तान के बंटवारे पर निर्णय लिया गया और मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान को अलग मुस्लिम देश बनाना चाहते थे, लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे कि देश का बंटवारा हो। लेकिन परिस्थितियां विपरीत थीं, इस कारण देश का बंटवारा होना ही था। आप लोग, कई लोग होंगे ऐसे, देखिए कई लोग हैं इसमें कि जो कहते रहते हैं कि जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ इसके लिए गांधी जी जिम्मेदार थे। लेकिन आपको बता दूं, एक उदाहरण दे देता हूं, फिर आपकी सोच है, आप लोग जैसा सोचें, आपकी आज़ादी है, आपके पास कुछ भी सोच सकते हैं। देखिए, आप मान लीजिए एक परिवार में 5 बेटे हैं, एक माँ बाप हैं और 5 बेटे हैं। आप सोचिए, पांचों बेटों में दिन रात लड़ाई होती है, मारकाट होती है, खून खराबा होता है। और आप देखिए, बाप ने वहाँ शांति बनाए रखने की कई बार कोशिश की, लेकिन नहीं होता है। तो बाप क्या करता है कि बेटों को अलग कर देता है। आपको बता दूं कि जब आज़ादी हमें मिल रही थी, आज़ाद हो रहे थे हम लोग, उस समय हमारे देश के कई हिस्सों में आप देख रहे हैं दंगे भड़क रहे थे, लोग मारे जा रहे थे, खून बहाया जा रहा था। और उस समय वो परिस्थिति बन चुकी थी कि भारत से पाकिस्तान को अलग करने में ही फायदा था। और उस समय आप देखेंगे 1947 में जब अलग किया गया तो ये पाकिस्तान एक साथ था, पाकिस्तान के कब्जे में, और बांग्लादेश भी था। आगे चलकर आप देखते हैं कि 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है और बांग्लादेश को आज़ाद करवा दिया जाता है, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया जाता है। तो अब आप देखते हैं कि पाकिस्तान के पास इतना ही एरिया बचा हुआ है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। महात्मा गांधी जी के द्वारा कई किताबें लिखी गई हैं, उनमें से कुछ किताबें ये हैं, हिंद स्वराज हो गई, मेरे सपनों का भारत, ग्राम स्वराज, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, एक आत्मकथा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी, स्वास्थ्य की कुंजी, हे भगवान, और आप देखेंगे मेरा धर्म, सच्चाई भगवान है। तो इस तरह की किताबें हैं। अब महात्मा गांधी की अंतिम समय की बात होती है, महात्मा गांधी की हत्या की बात होती है। तो 30 जनवरी 1948 को गांधी जी नई दिल्ली स्थित बिड़ला भवन में टहल रहे थे। तभी नाथूराम गौडसे ने शाम के 5 बजे 17 मिनट पर गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी। और नाथूराम गौडसे ने गांधी जी की छाती पर 3 गोलियां दागी थी। मरते वक्त गांधी जी के अंतिम शब्द थे, हे राम। महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल को राजघाट के नाम से आप लोग जानते हैं, जो दिल्ली में देखने को मिलेगी। और नाथूराम गौडसे ने गोली चलाई थी। अब आपके मन में ये भी सवाल उठता है कि नाथूराम गौडसे ने महात्मा गांधी की हत्या क्यों की थी। तो गांधी जी को आपको बता दूं कि नाथूराम गौडसे गांधी जी को बहुत मानता था, और गांधी जी की हत्या का कारण यह था कि नाथूराम गौडसे एक कट्टर हिंदुत्ववादी नेता था। उसने भारत पाकिस्तान बंटवारे को लेकर गांधी जी को जिम्मेदार ठहराया, और इस कारण नाथूराम गौडसे और उनके सहयोगी नारायण आप्टे ने हत्या की। और बाद में 15 नवंबर 1949 को नाथूराम गौडसे और सहयोगी नारायण आप्टे को फांसी की सजा दे दी गई। इनसे विवाद भी जुड़े हुए हैं, गांधी जी से आलोचनाएं होती रहती है, ये क्यों होती रहती हैं इन्हें भी देख लीजिए। जुलू विद्रोह में गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ दिया था, और प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देना, इसके लिए भी आप देखिए इनकी आलोचनाएं होती रहती हैं। पहले विश्व युद्ध में तो आपने देखा होगा गांधी जी भर्ती कर रहे थे लोगों को कि आप भर्ती हुई है सेना में और अंग्रेजों का साथ दे दीजिए। खिलाफत जैसे सांप्रदायिक आंदोलन का समर्थन करना, गांधी इरविन समझौते करना, चोरी चोरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को पीछे लेना, आज़ादी के बाद पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की जिद पर अनशन करना, इन सभी घटनाओं के बाद गांधी जी कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इसके अलावा उनके भीमराव अंबेडकर और सुभाष चंद्र बोस के साथ भी विवाद रहे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पर सुभाष चंद्र बोस का चुनाव हुआ था तो वो नाखुश थे, और आपने देखा होगा सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा देना पड़ा था। भारत की स्वतंत्रता के बाद पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाना, इसके कारण भी आप देखिए आलोचना होती रहती है इनकी। और भी नेता थे, उन्हें क्यों नहीं बनाया गया, या आप देखिए और नेताओं को वोट अधिक मिले थे फिर भी उन्हें नहीं बनाया गया। और इसको लेकर आप देखिए
इनकी आलोचना होती रहती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है। अब गांधी जी की देखिए आलोचना होती है, इनमें से आप लोग सोच सकते हैं क्यों आलोचना की जाती है। इस पर मुझे लगता है कि टीका टिप्पणी करना कोई उचित नहीं है। जिन्हें आलोचनाएं करना है वो आलोचनाएं करेंगे। महात्मा गांधी के विचार हैं, और देखिए एक इंसान है थे, वो भी इंसान थे, और अगर कहीं गलती हुई है तो हुई होगी, कोई बड़ी बात नहीं है, इंसानों से गलती होती रहती है। आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं। एक किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। करो मरो, ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा। शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं आती, यह एक अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। कौन कह रहा है? महात्मा गांधी ने कहा है। और पहले वो आप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे, तब आप निश्चित ही जीत जाएंगे। ये महात्मा गांधी ने कहा था। अपना जीवन कुछ इस तरह जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, कुछ ऐसे सीखो जैसे तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। महात्मा गांधी। कानों का दुरुपयोग मन को दूषित और अशांत करता है। महात्मा गांधी ने कहा था। सत्य कभी भी ऐसे कारण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता जो कि उचित हो। महात्मा गांधी ने। भगवान का कोई धर्म नहीं, ये महात्मा गांधी ने कहा था। किसने? गांधी जी ने कहा। खुशी तब ही मिलेगी जब आप जो भी सोचते हैं, जो भी कहते हैं और जो भी करते हैं वो सब एक सामंजस्य में हो, ये भी महात्मा गांधी ने कहा था। और ब्रह्मचर्य, मुझे लगता है कि अपने आप के बारे में इतना सब कुछ बता पाना महात्मा गांधी के सिवाय मुझे लगता है दूसरा व्यक्ति मिलेगा भी नहीं, जो एक एक बात अपनी खोल के रख देता है। जब गांधी जी 16 वर्ष के हुए तब उनके पिताजी का स्वास्थ्य बहुत खराब था। उनके पिता की बीमारी के समय वे सदा उपस्थित रहते थे, क्योंकि अपने माता पिता के प्रति अत्यंत समर्पित थे। और गांधी जी को समय की मुक्ति देने के लिए एक दिन उनके चाचा जी आए, वे आराम के लिए शयन कक्ष पहुंचे, जहां उनकी शारीरिक अभिलाषाएं जागृत हुई और उन्होंने अपनी पत्नी से प्रेम किया। नौकर के जाने के पश्चात थोड़ी ही देर में खबर आई कि गांधी के पिता अभी देहांत हो गया उनका। और गांधी जी को जबरदस्त अपराध अनुभव हुआ और इसके लिए भी अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर सकते थे। उन्होंने इस घटना का उल्लेख दोहरी शर्म में किया। इस घटना का गांधी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा और आप देखेंगे आप वो 16 वर्ष की आयु में ब्रह्मचर्य की ओर मुड़ने लगे। उनका विवाह हो चुका था उस समय। और इसको लेकर भी आप देखिए कई बार इस तरह की बातें होती रहती हैं। नैडे ब्रह्मचर्य के दर्शन से पूरी तरह से प्रभावित था। आध्यात्मिक व्यवहारिकता शुद्धता बड़े पैमाने पर ब्रह्मचर्य और वैराग्य से जुदा होता था। गांधी जी ने ब्रह्मचर्य को भगवान के करीब आने और अपने को पहचानने का प्राथमिक आधार के रूप में देखा और अपनी आत्मकथा में भी अपने बचपन की दुल्हन कस्तूरबा के साथ अपनी कामेच्छा और ईर्ष्या के संघर्षों को बताते हैं। उन्होंने महसूस किया कि उनका व्यक्तिगत दायित्व है कि उन्हें ब्रह्मचर्य रहना है ताकि वे बजाय हवस के प्रेम को सीख पाए। गांधी के लिए ब्रह्मचर्य का अर्थ है इंद्रियों के अंतर्गत विचारों, शब्द और कर्म पर नियंत्रण करना। तो ये रही है गांधी जी की कहानी। आप लोग बताइए और किसी के बारे में बात करनी हो तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और आने वाली क्लास में जब भी टाइम मिलता है तो हम लोग अब इंदिरा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। इंदिरा गांधी के बारे में इसलिए जानेंगे क्योंकि इंदिरा गांधी की शादी को लेकर जब भी विवाद खड़ा रहता है हिंदू मुस्लिम की पर, तो आप देखते हैं कि उसमें गांधी जी का नाम जरूर जोड़ता है। तो उस पर भी हम लोग उनकी कहानी भी देखेंगे। और भी बाकी लोगों के बारे में अगर आप जानना चाह रहे हैं तो बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है, उसमें आप जाएंगे तो सभी लोगों के बारे में विस्तार से बात की हुई है। अब इससे पहले आपने देखा है महात्मा गांधी के पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पहले हम लोगों ने मोतीलाल नेहरू के बारे में बात की हुई है। और देश के तमाम जो राजनीतिक परिवार हैं, चर्चित व्यक्ति हैं, उन पर भी बात कर चुके हैं। और आपके मन में भी किसी का नाम हो तो उसका नाम नीचे लिखिएगा आप लोग, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, आप लोग एंजॉय करिए।